आपको लिखा हुआ आ जाएगा दैट इज इन दिस क्वेश्चन व्हाट विल बी द रेट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो हमने ये लिखा है द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट विल बी द रेट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और चार ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको लिखा हुआ आ जाएगा व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व इन द फर्स्ट सिचुएशन इन केस वन। आपको कैलकुलेट करके चार ऑप्शन में से एक टिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड इन केस नंबर 3। तो इस तरह के क्वेश्चन से क्वेश्चन यही का यही होना है, बस उसका आंसर आपको जर्नल एंट्रीज करके नहीं प्रेजेंट करना पड़ेगा, बल्कि आपको क्या करना है सारे कैलकुलेशंस को करके अल्टीमेटली फाइनल आंसर आपको उन 4 ऑप्शंस में से टिक करना होगा। बट अनटिल एंड अनलेस यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ forfeiture and reissue, how will you able to answer those questions or how will you be able to calculate the amount of capital reserve? So just concentrate over the language of the question. I am giving an explanation for the question first of all, and then we'll continue with the solution. A company issued 1000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share. What is the face value? Rupees 10 is the face value. Fine. What is the issue price? ₹12 will be the issue price, क्योंकि 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम के साथ में इशू किया है, ₹12 will be the issue price. What is the number of shares issued? 1000 is the number of shares issued. Amount was payable as ₹3 on application, ₹5 on allotment. अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इन्होंने जो 5 on allotment लिखा है, क्या इसके साथ में इन्होंने लिखा है कि इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है या नहीं है? तो क्या हम मानेंगे कि प्रीमियम इंक्लूडेड है या नहीं? तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मान के चलना है कि अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं आता है, यू हैव टू अज्यूम दैट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैव बीन डिमांडेड ऑन द allotment on allotment stage of allotment as well as the amount of premium is included in that value. इसका मतलब क्या मानना है कि यहाँ पे ये 5 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है 3 + 2, ₹3 फॉर अलॉटमेंट एंड ₹2 फॉर प्रीमियम। ये बाय डिफॉल्ट मान के चलना है कि जो लिखा हुआ है, अगर लिख देता है क्लियरली इंक्लूडिंग प्रीमियम और एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, फिर तो झंझट खत्म है। बट जब यहाँ पे इसने नहीं लिखा, इसने क्या लिखा? ₹5 ऑन अलॉटमेंट। नाउ इट इज अ क्यूरियस टू योर माइंड दैट वेदर इट इज इंक्लूडेड विद प्रीमियम और नॉट, क्योंकि इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड मानते हो या नहीं मानते हो, उसके बेसिस पे आपका ये बैलेंस ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट कैलकुलेट होगा। फाइन। तो इसमें क्या करना है अपन को? बैलेंस, इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड मान के चलना है। इशू प्राइस कितना बताया मैंने आपको बताया ₹12 विल बी द इशू प्राइस। एप्लीकेशन पे आपने कितना ले लिया? ₹3 एप्लीकेशन पे ले लिया, ₹5 आपने अलॉटमेंट पे ले लिया 12 में से। तो 12 में से आपका टोटल 8 आप माइनस कर दो, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट आपके पास में कितना आता है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट आ गया आपके पास में ₹4। क्लियर? अब सपोज मैंने जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला था, व्हाट विल बी द रेट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इन दिस क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या होगा? ₹4 पर शेयर। आगे बढ़ते हैं। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस 1 बोलता है अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स डिड नॉट पेड द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। आपने ये शेयर्स कब फॉरफिट किए? देखिए, ₹3 एप्लीकेशन का उसने दे दिया, ₹5 अलॉटमेंट का उसने नहीं दिया, और उसके बाद में जो रिमेनिंग ₹4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का था, वो आपने उससे कॉल ही नहीं किया। आपने तो क्या किया, जस्ट जैसे ही उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है ना, उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया था, और जैसे ही यहाँ पे एरियर में रहा आपका अलॉटमेंट का, तो आपने क्या कर दिया? उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। यानी कि जब आपने इन शेयर्स को फॉरफिट किया एट दैट पर्टिकुलर स्टेज, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ per share amount per share called up? The called up amount per share was ₹8 only. No, I must say it ₹5 only, क्योंकि इस 6 only, sorry, ₹6 only, because इसमें ₹2 तो प्रीमियम का है। तो जिस समय आपने शेयर्स को फॉरफिट किया जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट, आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो भी डिमांड ही नहीं किया था, इट वाज एन अनकॉल्ड अमाउंट कैपिटल। तो जो कॉल्ड अप था, उस कॉल्ड अप में जब आप अलॉटमेंट के बाद में शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो, उस समय आपका कॉल्ड अप अमाउंट कितना लिया जाएगा? ₹6। कैसा आया ₹6? ₹3 अलॉट एप्लीकेशन का, और अलॉटमेंट के टाइम पे हमने क्या लिया था? ₹3 + ₹2, तो ₹2 प्रीमियम का और आपका ₹3 अलॉटमेंट का। तो व्हाट विल बी द कॉल्ड अप अमाउंट? क्योंकि प्रीमियम वाले को अपन कॉल्ड अप में नहीं मानते हैं, उसका कैटेगरी अलग है। प्रीमियम किस में थे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को बैलेंस शीट में जब आप शो करते हो तो कहाँ पे शो करते हो? रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में। और जब आप है ना
ये शेयर कैपिटल को शो करते हो, तो ये किस में शो करते हो, शेयर होल्डर्स फंड के शेयर कैपिटल में। तो दोनों की कैटेगरी अलग है, दोनों का हेडिंग और सब हेडिंग डिफरेंट है। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कॉल्ड अप कैपिटल कितना था अलॉटमेंट के टाइम तक, तो वो आएगा 6 रुपीज और प्रीमियम रुपीज अलग से था। अब बात ये आती है कि क्या आपको इस केस नंबर 1 में प्रीमियम मनी रिसीव हुआ या नहीं हुआ। अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं मिला तो प्रीमियम मनी कहाँ से मिलेगा। जब आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाता है तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब आपको प्रीमियम का मनी रिसीव नहीं हुआ, जब आपको प्रीमियम का मनी रिसीव नहीं हुआ, तो आप प्रीमियम मनी को भी फॉरफीचर की जनरल एंट्री में अलग से शो करेंगे। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो आप। जब आपको प्रीमियम का मनी रिसीव हो जाता है तो आप उसको जनरल फॉरफीचर की एंट्री में अलग से शो नहीं करते हैं, जो कि हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। लेकिन जब आपको प्रीमियम का मनी रिसीव नहीं होता है, आई रिपीट, जब आपको प्रीमियम का मनी रिसीव नहीं होता है, जब आपका प्रीमियम मनी भी एरियर में होता है, in that situation we do disclose the securities premium reserve account by debiting it in the share forfeiture, the general entry of share forfeiture। ठीक है। इसके बाद में आगे क्या बोलता है, दी शेयर्स वर री इशूड एट ₹4, 4 रुपए पे री इशू किया, ₹5 पेड अप, 4 रुपए पे इशू किया है, लेकिन मान रहे हैं ₹5 पेड अप हो गया, तो 1 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट हमने दे दिया। 4 रुपए में हमने री इशू किया है, जबकि हम मान रहे हैं ₹5 रिसीव हो गया, तो हमने क्या किया है, इसको हमने इस पे 1 रुपी डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है। और इसमें एक काम करते हैं अपन, ₹5 पेड अप की जगह अपन इसको ₹6 पेड अप ले लेते हैं, दैट वुड बी अ बेटर सिचुएशन। और फिर हम इसकी जनरल एंट्रीज शुरू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो मैं 3 जनरल एंट्रीज किए हैं, ये केस नंबर 1 से रिलेटेड किए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, केस नंबर 1 में मैंने ₹6 पेड अप, ये यहाँ पे एक करेक्शन कर दिया है। अब इसके बाद में जनरल एंट्रीज पे आप कंसंट्रेट करें। इन तीनों जनरल एंट्रीज को बहुत ध्यान से देखना, समझना, बिकॉज केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 की जो जनरल एंट्रीज है, मैं इसी पेज पे यहीं पे आपको करेक्शन करके इनमें बताऊंगा। तो इनको पूरे कॉन्सेंट्रेशन से देखना और समझना। सबसे पहला, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹600। एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं है, मेन कॉन्सेंट्रेशन तो अमाउंट पे देना है। तो शेयर कैपिटल के सामने कितना आता है, कॉल्ड अप अमाउंट। और कॉल्ड अप अमाउंट कैसे आपने निकाला, तो मैंने आपको बताया था, देखो ₹3 एप्लीकेशन का था और ₹5 अलॉटमेंट का था। इस ₹5 में एक्चुअल में अलॉटमेंट का था 3 और बाकी का ₹2 था प्रीमियम का। फाइन। और रिमेनिंग का आपका जो ₹4 था वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का था। जो शेयर्स को आपने फोरफीट किया वो इसी स्टेज पे कर दिया आफ्टर अलॉटमेंट। तो एट टिल द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट, जब आपने शेयर्स को फोरफीट किया, आपका कॉल्ड अप अमाउंट कितना आप लेके चलेंगे, ₹3 एप्लीकेशन का एंड ₹3 अलॉटमेंट का, यानी कि ₹6 आपका हो जाएगा रेट ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। तो और 100 शेयर्स आपने फोरफीट किए हैं, तो 100 शेयर्स पे ₹6 की रेट से आपका ₹600 आ जाएगा शेयर कैपिटल में। इसके बाद में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, वही 100 शेयर्स पे ₹2 की रेट से सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर देंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो। अगर प्रीमियम का मनी रिसीव हो जाता है तो फिर हम प्रीमियम मनी को फोरफीचर की एंट्री में शो नहीं करते हैं, लेकिन जब प्रीमियम मनी रिसीव नहीं होता है तब हम उसे फोरफीचर की एंट्री में अलग से शो करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट का मनी रिसीव नहीं हुआ था, तो ऑब्वियसली प्रीमियम का मनी भी रिसीव नहीं हुआ था, इसलिए मैंने अलग से शो किया है। देन शेयर फोरफीचर में कितना आएगा, शेयर फोरफीचर में आता है टोटल मनी रिसीव टिल डेट। तो सिर्फ एक ही बार मनी रिसीव किया था अपन ने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे ₹3 की रेट से 100 शेयर्स पे 300 रिसीव हुआ। और शेयर अलॉटमेंट के सामने आएगा जो मनी रिसीव नहीं हुआ। तो कितना रिसीव नहीं हुआ था, 100 शेयर्स पे ₹5 की रेट से मनी रिसीव नहीं हुआ। अगर अलॉटमेंट का, अगर हमें प्रीमियम का मनी रिसीव हो जाता तो फिर हम क्या करते, फिर हम इसमें यहाँ पे ₹3 की रेट से लेते, लेकिन प्रीमियम मनी रिसीव नहीं हुआ, इसलिए हमने अलॉटमेंट को क्या लिया है, पूरा ₹5 की रेट से लिया है। ये फोरफीचर की एंट्री हो गई। री इशू के लिए इसने बोला है ₹4 पे री इशू करना है, ₹6 पेड अप मानना है, यानी कि ऑब्वियस बात है ₹2 आपने डिस्काउंट दे दिया है एट द टाइम ऑफ री इशू। एंट्री हो गई, शेयर बैंक अकाउंट डेबिटेड 400, ₹4 की रेट से मनी रिसीव करना है ना। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड 200, आपको ध्यान है एट द टाइम ऑफ री इशू जो आप डिस्काउंट अलाउ करते हैं वो कहां से करते हैं, शेयर फोरफीचर अकाउंट को डेबिट करके। और मैंने पहले ही बताया था व्हाट इज द, अगर सपोज इसी वाले में केस 1 में आपसे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड इन दिस केस 1 एट द टाइम ऑफ री इशू, तो आपका आंसर क्या होगा, ₹300, क्योंकि शेयर फोरफीचर में ₹300 रखे हुए हैं। तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते थे, ₹300 तक का दे सकते थे, लेकिन आपने ₹200 दिया, ठीक है। एंड शेयर कैपिटल के सामने कितना आएगा, पेड अप अमाउंट। तो पेड अप कितना मान के चल रहे हैं अपन, ₹6 पेड अप मान के चल रहे हैं। इसके बाद में आप ये देखो कि आपके पास में शेयर फोरफीचर में अवेलेबल कितना था, आपके पास में शेयर फोरफीचर में ₹300 अवेलेबल थे, लेकिन आपने उसमें से यूटिलाइज कितना किया,
आपके पास शेयर फॉरफीचर में 300 रुपीज अवेलेबल थे, जिसमें से आपने 200 रुपीज यूटिलाइज किया, तो बाकी का 100 रुपीज क्या हो गया, बाकी का 100 रुपीज आपने ट्रांसफर कर दिया टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। दिस इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर। यहां तक किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बोलिए, अदरवाइज केस नंबर 2 जो है वो मैं इसी क्वेश्चन में करेक्शन करके आपको सॉल्व करके बताऊंगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फाइन। तो अब देखिए केस नंबर 2 क्या बोल रहा है। केस नंबर 2 बोलता है अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स, अगेन वही 100 शेयर्स की बात हो रही है तीनों केस में ही, डिड नॉट पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। इस बार इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया का क्या मतलब है, इसका मतलब इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी दिया, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया। अब एक बात अपने माइंड में क्लियर करो कि जब इसने अलॉटमेंट का पैसा दिया तो फिर तो इसने प्रीमियम का मनी भी दिया होगा। जब अलॉटमेंट का मनी दिया, इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी दिया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी नहीं दिया। इसका मतलब इसने जब अलॉटमेंट का पैसा दिया तो प्रीमियम मनी भी दिया होगा। जब इसने प्रीमियम मनी एक बार दे दिया, अब फॉरफीचर की जनरल एंट्री में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को शो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें प्रीमियम मनी रिसीव हो गया है। गॉट इट। तो अब हम शेयर फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम को अलग से शो नहीं करेंगे। और आगे क्या बोलता है, आफ्टरवर्ड्स and his subsequent his shares forfeited afterwards, these shares were reissued at ₹8 fully paid up। fully paid up मतलब पूरा 10 रुपीज पेड अप और 8 रुपीज में, तो फिर से डिस्काउंट क्या हो गया, 2 रुपीज का डिस्काउंट है। वापस से देखिए, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, अलॉटमेंट का पैसा भी रिसीव हुआ, और जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ तो हमने क्या किया, इसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया और इसकी जनरल एंट्री हमें पास करनी है। तो देखिए, मैं जनरल एंट्री नंबर फर्स्ट जो है उसी को करेक्शन करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि हमें प्रीमियम का मनी जब रिसीव हो जाता है तो हम उसको अलग से शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री जो होगी वो होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और उसके बाद में आएगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आपको ध्यान है ना, जो मनी रिसीव नहीं होता है उसके नाम को हम अलग से शो करते हैं। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, अब इसके बाद में बात आती है अमाउंट की। तो आप अमाउंट पर कॉन्सेंट्रेट करें, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। शेयर कैपिटल के सामने आपको कितना शो करना है, शेयर कैपिटल के सामने आएगा कॉल्ड अप अमाउंट। तो देखिए कॉल्ड अप कितना है, एप्लीकेशन डिमांड कर चुके हो, अलॉटमेंट डिमांड कर चुके हो, आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी डिमांड कर चुके हो, तो कॉल्ड अप कितना है, पूरा 10 रुपीज कॉल्ड अप है। 100 शेयर्स पे 10 रुपीज की रेट से 1000 रुपीज कॉल्ड अप हो गया। शेयर फॉरफीचर के सामने कितना आएगा, टोटल मनी रिसीव टिल डेट नेट ऑफ प्रीमियम मनी। आई रिपीट, शेयर फॉरफीचर में जब अमाउंट लिखते हैं हम टोटल मनी रिसीव, उसमें प्रीमियम का मनी कभी भी इंक्लूडेड नहीं मानते हैं। तो आपको एप्लीकेशन का 3 रुपीज रिसीव हुआ और अलॉटमेंट का भी 3 रुपीज ही रिसीव मानेंगे। मैंने आपको वापस बोल रहा हूँ सेंटेंस, जब आप शेयर फॉरफीचर के सामने टोटल मनी रिसीव लिखते हो, उसके लिए याद रखना है उसमें प्रीमियम मनी कभी भी नहीं लेते हैं फॉरफीचर में रिसीव करते समय। So in share forfeiture account we show the money received till date net of excluding the premium money। तो कितना रिसीव हुआ, 3 + 3 6 रुपीज रिसीव हुआ, तो 100 शेयर पे 600 रुपीज हमें टोटल रिसीव हुआ है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सामने कितना आएगा, जो मनी रिसीव नहीं हो सका। तो कितना मनी आपको रिसीव नहीं हो सका था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ₹4 की रेट से 400। तो फाइनली यहाँ पे 100 शेयर्स पे 400 रुपीज आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका फॉरफीचर की जनरल एंट्री। किसी के माइंड में कोई डाउट हो रिगार्डिंग द जनरल एंट्री ऑफ फॉरफीचर तो आप पूछ सकते हैं। जस्ट होल्ड अप। ओके, अब अपन रीइशू की एंट्री करेंगे। रीइशू के लिए क्या बोला है इसने, 8 रुपीज पे रीइशू कर रहा है और रुपीज पूरा का पूरा ये फुली पेड अप मान रहा है। यानी कि 100 शेयर्स को 8 रुपीज पे जब आप रीइशू करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 800, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड 200 एंड 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 1000, क्योंकि पूरा फुली पेड अप माना है। बात आती है कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, तो आप देखो कि आपके पास शेयर फॉरफीचर में अमाउंट कितना अवेलेबल है। आपके पास में शेयर फॉरफीचर में टोटल अमाउंट अवेलेबल है 600 का। आपने उस 600 में से यूटिलाइज कितना किया है, आपने सिर्फ 200 रुपीज यूटिलाइज किया है। तो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर में ये कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा, रिमेनिंग अमाउंट 400 रुपीज आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व का हो जाएगा ₹400। 600 रुपीज आपके पास में अवेलेबल था, जिसमें से आपने 200 रुपीज डिस्काउंट दे दिया एट द टाइम ऑफ रीइशू। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, बैलेंस का बचा हुआ 400 रुपीज कैपिटल रिजर्व में जाएगा। किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है केस नंबर 2 से रिलेटेड तो वो भी पूछ लीजिए। और अगर क्लियर है अच्छी तरह से
तो केस नंबर 3 को आपको एज अ होमवर्क करना है। होमवर्क में करेंगे और मुझे मेल करेंगे kunalsinghal85@gmail.com आईडी पर। फाइन। अगर आपको कोई डाउट बचा है तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो जाएगा, इसको दोबारा देख लेना और उसके बाद में केस नंबर 3 को कर लेना, और पूरी तरह से क्लियर हो गया है तो केस नंबर 3 को करके मुझे मेल कर देंगे। फाइन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।